Good morning, all of you. Welcome back in Chemist tutorial of Floating Yansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. Today's chapter is chapter number 2. From trade to territory, the company establishes power. Part 2. The promise of riches. तो फ्रेंड्स विलियम पीट जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरीट था सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट इंग्लिश मोनार्क का, जिसने रॉबर्ट क्लाइव को लेटर लिखा बैटल ऑफ पलासी के बाद, और उससे सवाल पूछने लगा। मतलब वो कंपनी के बारे में ये चीज़ें पूछने लगा कि तुम जो हो रॉबर्ट क्लाइव, इतने बड़े मतलब जो बंगाल पर तुमने जो कब्जा किया है, बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर, तो तुम जो हो उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सारे पर तुम्हारा मतलब अथॉरिटी चल रहा है, या फिर ऐसा कहा जाए कि तुमने इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया है, तुमने पॉलिटिकल मतलब प्रोविंसेस पर कब्जा कर लिया है। ये बात हो रही है बंगाल की फ्रेंड्स। तो तुम जो है कहीं इंग्लैंड से अलग तो नहीं हो जाओगे, ये डर मतलब विलियम पीट को है, और इसलिए वो सवाल पूछ रहा है रॉबर्ट क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव इसमें ये जवाब देता है कि इतने बड़े बंगाल जैसे प्रोविंस को क्या सॉवरन बनाना इतना आसान है कि मैं जो हूँ इसको जीत कर अकेले इस पर रूल करना शुरू कर दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्केंटाइल कंपनी है और मैं इसी पर्पस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीतने के बाद यहाँ से पर ईयर 2 मिलियन स्टर्लिंग की कमाई होगी, और मैं इसी पर्पस पे ध्यान दे रहा हूँ, ना कि यहाँ पर रूलर बनने के पर्पस से कि मैं यहाँ बंगाल में एक रूलर बन जाऊँगा और इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से या ब्रिटेन से अलग होकर के। बल्कि वो सफाई में यही कहता है केवल कि यहाँ पर केवल 2 मिलियन स्टर्लिंग की जो सालाना कमाई होगी वो कंपनी को ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स बात करें नवाब कंप्लेंट्स की, तो 1733 में नवाब ऑफ बंगाल ने कंप्लेन क्या किया इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में। तो उन्होंने कहा कि पहले तो जब ये यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो वो लोग बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अदब से, हम्बल मैनर से हमारे पास झुकते थे, हमसे परमिशन मांगते थे, हमसे ये कहते थे कि मतलब हमें इस्टेब्लिश या सेटअप करने के लिए फैक्ट्री जो है एक जगह की ज़रूरत है। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे नवाब्स की। ये नवाब कह रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं। के अलावे जब इन्होंने फैक्ट्री बना ली, उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, उन्हें फोर्टिफाइड कर रहे हैं और उसके चारों तरफ डीचेस भी बना रहे हैं जो कि रिवर से कनेक्टेड है। मतलब कि वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे खुद को मिलिट्राइज कर रहे हैं और हमारे अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दे रहे हैं। और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या उसके जो कंपनी के ऑफिसल्स हो जो कि प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग भी हमें रेवेन्यू नहीं पे कर रहे हैं, और बदले में 1 लाख रुपया जो है हमारा रेवेन्यू का रख ले रहे हैं, मतलब हमें पे नहीं कर रहे हैं। और ये तो पे नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा भी ये क्या काम कर रहे हैं कि इंडिया के जो मेल या फीमेल बोथ स्लेवरी हैं, उनको यहाँ से लेकर के चले जा रहे हैं, मतलब स्लैब बना करके लेके चले जा रहे हैं अपने यहाँ इंग्लैंड, ताकि उनसे वो अपनी फैक्ट्री में काम करवा सके। तो इस तरह के कंप्लेन जो है नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसल्स पर और ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर रहे हैं। और जैसे कि तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत ज़्यादा नवाबों का ध्यान था। ऐसी बातें जब वो कह रहे थे, तो ये बातें भी कहने लायक हैं कि
नवाब जो हैं वो ज़्यादातर सोच रहे होंगे इसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जबकि नवाब भी कुछ नहीं सोचते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये लोग भी बैठे थे, नवाब भी ये इस कारण से बैठे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमें रेवेन्यू देगी और हमें फ़ायदा होगा। सिराजुद्दौला पलासी के युद्ध में हारा, मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। कंपनी जो थी ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मीर जाफ़र को कंपनी द्वारा नवाब बनाने का पर्पस ये था कि मीर जाफ़र जो है नवाबशिप को वो संभाले और हम लोग जो है पैसा कमा लें। और मीर जाफ़र मेनली जब राजा बनेगा या नवाब बनेगा तो चूँकि वो बनेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से, इसलिए वो क्या करेगा, कंपनी के लिए पूरा का पूरा ट्रेजरी खोल कर रख देगा और खूब लूट मार मचेगी। और वो लूट मार के तहत ये धड़ल्ले से कंपनी जो है लूट मार करेगी। लेकिन बात ये हुआ कि अब ये चाहेंगे, जो कंपनी होगी ये चाहेगी कि हम कोई पॉलिटिकल अपीयरेंस ना आए, या फिर ऐसा कहा जाए कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना देखने को मिले कंपनी को, और कंपनी चुपचाप केवल पैसा कमाती रहे और लोकल रूलर्स जो हों उनको प्रिविलेज ग्रांट करे, उन्हें टेरिटरीज की जब ज़रूरत पड़े वो भी दे दे। लेकिन मेनली जो बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डायरेक्टली रूल नहीं करना चाहती थी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स पपेट नवाब्स की। तो ये जो पपेट नवाब होंगे इनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सोच ये रहेगा कि पपेट नवाब अगर ये बन रहे हैं, किन्हीं को गद्दी पे अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उन्हें बैठा रहे हैं, तो मेनली हम क्या करेंगे, हम लोगों को इसके बदले में पैसा चाहिए। किससे पैसा चाहिए, तो नवाब से पैसा चाहिए, और नवाब इसके लिए कंपनी को लगातार पैसा भरता रहेगा। और ऐसा ही सोच कंपनी का भी रहता था कि कंपनी हमें लगातार कंपनी जो है लगातार ये सोचती थी कि नवाब जो है हमें पैसा भरता रहे। लेकिन एक लिमिट के बाद हम ये पाएंगे कि मीर जाफ़र भी जो है अपनी अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी या फिर सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए जनता के सामने या अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को मानना बंद कर देगा और उन्हें कभी कभी उल्टा पुल्टा भी बोलेगा, और ज़्यादातर यही चाहेगा कि इसका जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो अ, यानी कि जो राजनीति चल रही है बंगाल के अंदर में, उसमें अंग्रेज़ों का कोई इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन होता क्या था कि ये पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करते थे, कंपनी इंटरफेयर करती थी उनके, और उसके मतलब ये जो रूलिंग था, जो नवाब जो रूल कर रहा था उसके रूल में भी कभी कभी आड़े आने लगती थी, उसके काम को ख़राब करने लगती थी। तो अब बात ये थी कि नवाब जो था इसलिए इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और चूंकि कोई भी नवाब जो है अगर कंपनी का साथ दे करके राजा बनना चाहता है, तो वो राजा बनना चाहता था इसलिए उसने उसका साथ दिया है। लेकिन चूंकि अब वो उसे नवाबशिप मिल गई है, वो नवाब बन गया है, तो वो अपनी भी रिस्पेक्ट को जनता के सामने बना करके रखेगा, अपने भी डिग्निटी को वो बचा करके रखेगा लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि लेकिन जब मीर जाफ़र प्रोटेस्ट पर उतरेगा, तो मीर जाफ़र को डिपोज्ड करके इंस्टॉल किया जाएगा कासिम को, मीर कासिम को बैठा दिया जाएगा गद्दी पर। जब मीर कासिम कंप्लेन करेगा तो मीर कासिम को डायरेक्ट बंगाल से उठा करके फेंक दिया जाएगा बाहर। और चूंकि हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि मीर कासिम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर था, तो वो क्या करता है कि बिहार लेकर के जाता है, जब वो मतलब नवाबशिप में था तब की बात है कि वो बिहार लेकर के चला जाता है कैपिटल को, और मॉडर्न आर्मी को वहाँ पर स्टैंड करने लगता है। उसके अलावा अब बातें ये होंगी कि बक्सर का वॉर लड़ा जाएगा, और बक्सर के वॉर में कौन कौन आएंगे, क्योंकि अब तो मीर कासिम को नवाबशिप से हटा दिया गया था, मीर जाफ़र को दोबारा से रीइंस्टॉल किया जाता है। तो अब बातें ये होंगी कि मीर जाफ़र जो है
सॉरी, मीर कासिम जो है वो जाएगा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, और जो मुगल के लास्ट एम्परर होंगे ये तीनों मिलके बक्सर का वॉर लड़ेंगे। और बक्सर का वॉर लड़ने पर क्या होगा कि ये फाइनली पूरी तरीके से गंदे तरीके से हारेंगे। और मीर कासिम जो है, ऐसा बोला जाता है कि उसे मारा तो बाद में गया था, उसे खाने पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो इधर उधर भटक रहा था। और उसके बाद जब मीर जाफ़र जो है गद्दी पर आएगा, तो अब जो है 5 लाख रुपया महीना का डिमांड करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र से। और चूँकि ऐसा क्यों करेगी कंपनी, कंपनी को जो है उसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे, उसके खर्चे वॉर्स में थे। उसके पास जो आर्मी थी उसके खाने पीने का भी मेंटेनेंस उसी से होता था। उसके अलावे उनका जो ट्रेड चलता था कंपनी का, उसको भी वो मीट करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होंगे उसी पैसे से। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स ये होगा कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहिए होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी चाहिए होगा कंपनी को। मीर जाफ़र फाइनली 1765 में मर जाएगा, और अब कंपनी का मूड चेंज हो जाएगा, और कंपनी अब कहेगी कि हम लोग पपेट नवाब ना रख के अब डायरेक्ट रूल करेंगे, यानी कि खुद नवाबशिप में आएंगे। तो फाइनली 1765 में दीवानी ले लेगी कंपनी बंगाल की, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और दीवानी कलेक्ट करना शुरू करेगी और वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब तो डायरेक्ट रेवेन्यू उसके हाथ में आ रहा था। तो हम ये पाएंगे कि जो ब्रिटेन इंडिया के गुड्स को या इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए गोल्ड और सिल्वर पे करता था, बाद में वो धीरे धीरे क्या करेगा, इन गुड्स को खरीदने के लिए गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से मंगवाना बंद कर देगा। और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, उस पैसे से वो मिलिट्री को तो अपना मेंटेन करेगा ही, वो वॉर तो लड़ेगा ही उसी पैसे से। उसके अलावा वो ट्रेड भी करेगा, यानी कि वो इंडियन प्रोडक्ट को, इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए इन्हीं रेवेन्यू के पैसों का इस्तेमाल करेगा। फ्रेंड्स, जनरली हम ये बातें तो जानते ही हैं कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है तो इंटरनेशनल करेंसीज में पैसे जो होंगे वो इंडिया आएंगे। और ये स्टार्ट होगा फाइनली फ्रेंड्स बैटल ऑफ पलासी के बाद से ही। और बैटल ऑफ बक्सर के फाइनली ख़त्म होने के बाद इनके जो एक्सपेंसेस थे वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके अलावे ये जो रेवेन्यू के पैसे मिलेंगे उससे वो कॉटन खरीदेंगे, इंडियन कॉटन्स को, सिल्क टेक्सटाइल्स को इंडिया से, अपने ट्रूप्स को भी मेंटेन करेंगे जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया, और अपने कंपनी को यानी कि अपने बिल्डिंग को फोर्टिफाइड भी करेंगे। एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता, जो कलकत्ता में ऑफिसेस बनी थी उसे फोर्टिफाइड करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी ऑफिसल्स बिकम नबोब्स। तो अब जो है कंपनी के ऑफिसल्स जो हैं नबोब्स बन गए थे। तो जब ये नवाब बनते हैं तो इनके पास पावर आ जाएगी, इनके पास अथॉरिटी आ जाएगी। जो कंपनी के सर्वेंट होंगे, प्रत्येक सर्वेंट जो है उनका नज़रिया ये हो जाएगा, वो अपने आप को एक नवाब के रूप में समझना शुरू कर देंगे। क्लाइव को अपने आप पर घमंड था और वो अपने आप को किस रूप में देखता था फ्रेंड्स, वो हम पार्लियामेंट की स्पीच के द्वारा उसके बारे में समझेंगे। तो वो पार्लियामेंट कमेटी के सामने जब हायरिंग हो रही थी तो क्लाइव ने क्या बोला और क्या स्पीच दिया इसके बारे में फ्रेंड्स हम जानते हैं। मैंने एक बहुत बड़े प्रिंस को दबा दिया और रिचेस्ट बैंकर्स जो थे वो मेरी दया पर थे और
मेरी एक स्माइल के लिए तरस रहे थे और उन्होंने मेरे लिए अपनी ट्रेजरी मेरे सामने खोल कर रख दी थी, जिसमें से मैं जितने चाहूँ उसमें से हीरे जवाहरात को निकाल सकता था। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, फिर भी अगर मैं आपके सामने मॉडरेट और हम्बलनेस के साथ खड़ा हूँ, मॉडरेशन रूप में खड़ा हूँ या फिर मतलब चुपचाप हूँ और मैंने उसमें से कुछ नहीं लिया, तो वो मेरा हम्बलनेस है, वो मेरी विनम्रता है। क्योंकि मैं एक ऐसे सिचुएशन को जी करके आ रहा हूँ जो कि जिसमें मैंने एक राजा को दबा दिया। उसके अलावे बैंकर्स जो थे मेरी मर्ज़ी पर थे, वो मेरी एक स्माइल के लिए तरस रहे थे। उसके अलावा जो है मैं फिर भी आपके सामने विनम्रतापूर्वक खड़ा हूँ। बैटल ऑफ पलासी के बाद एक्चुअल जो नवाब थे बंगाल के, उन्हें फोर्स किया जाता था लैंड और वास्ट सम ऑफ मनी पर्सनल गिफ्ट के तौर पर कंपनी के ऑफिसर्स को देने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव खुद ही एम्बेस्ड था एक फॉर्चून इन इंडिया, यानी कि वो तो खुद ही करप्ट था। वो आया था एक क्लर्क के रूप में इंडिया, और वो चेन्नई का यानी कि मद्रास का एक क्लर्क के रूप में आया इंग्लैंड से इन 1743, जब वो 18 साल का होगा। और जब वो 1767 में इंडिया से जा रहा था, तो इंडिया के फॉर्चून से उसने लगभग 4 लाख रुपए, जो कि इंग्लैंड की करेंसी में है, वो उतने पैसे लेकर के मतलब यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड गया। जब ये गवर्नर जनरल बना बंगाल में 1764 में, तो इसने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया। और 1772 में जब ब्रिटेन पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत दिनों तक केस भी चला, और ये जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा वेल्थ लेकर के जाने वाला गवर्नर जनरल बना। और बाद में ऐसा बोला जाता है कि इसने अपने आप को चाकू मार लिया, या इसे बहुत बड़ी बीमारी थी जिसके कारण से ये मर गया। लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत ना है, नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये जनरली जानते हैं कि वो 1774 में उसने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था। कंपनी में लगभग जो भी ऑफिसर्स थे, वो क्लाइव की तरह ही पैसे बनाना चाहते थे, क्योंकि वो कमा करके जब इंग्लैंड जाएं तो अपना जीवन यापन जो है अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि इन्हें सैलरी के रूप में या तो पैसे बहुत कम मिलते थे या ना के बराबर पैसे मिलते थे। लेकिन जनरली क्या हुआ फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो गवर्नर बने या एक जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनकी तो डेथ डिजीज़ के कारण या वॉर के कारण हो जाती थी। जो इंडिया में डिजीज़ फैली हुई थी उन कारण से, या फिर वॉर लड़ते लड़ते वो लोग मर जाते थे। लेकिन अगर करप्शन की बात करें और डिसऑनेस्टी की बात करें, तो पूरा का पूरा कंपनी ही डिसऑनेस्ट था और बिल्कुल ही करप्ट था। हम्बल बैकग्राउंड से तो ये लोग थे ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे फ्रेंड्स कि जो हम्बल थे और जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि कंपनी के अंडर में थे तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो फिर कंपनी जो है उन्हें इंडिया से उठा के फिर दोबारा इंग्लैंड में फेंक देती। ये अपने डिजायर को सबसे ऊपर रखते थे, और वो होता था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना। और वो तभी हो सकता था जब वो इंडिया के वेल्थ को अर्न करे और यहाँ से लेकर के इंग्लैंड जाए। तो फ्रेंड्स, बाद में जब ये लोग नबोब्स कहे जाने लगे, जब ये इंग्लैंड चले जाते थे और अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे, जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे जो यहाँ से अर्निंग करते थे उस पैसों पर जीते थे, तो ब्रिटिश सोसाइटी में जब इसके लिए नाटक होते थे या कोई कार्टून प्ले किया जाता था, तो नबोब्स का भी एक कैरेक्टर होता था और ये उनका मजाक उड़ाने के लिए होता था फ्रेंड्स।
जैसा कि हम जनरली देखते हैं कि जो अमीर हो जाते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोग गलत बातें भी कहते हैं कि जैसे वो गलत तरीके से पैसे कमाया हुआ है, उसकी अर्निंग जो है 2 नंबर की है, या मतलब गलत तरीके से कमाए हुए पैसे हैं, ये गैरकानूनी है, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, बातें ये थी कि ना कि उनको इंडिया की जो जनता थे या जो इंडियंस थे उनसे किसी तरह की मर्सी थी, ऐसी कोई बातें नहीं थी। वो केवल जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनका एज अ कैरेक्टर के रूप में वो लोग जो है उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे नाटक में किरदार के रूप में, इसीलिए नबोब्स को रखा जाता था। कंपनी रूल एक्सपेंस, तो प्रोसेस जो था इंडियन स्टेट को एनेक्स्ट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1757 से लेके 1857 में तो इन 100 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। और जिसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, और जिसमें क्या होता था कि अगर कोई मेल हायर नहीं बचता था किसी भी इंडियन स्टेट का, तो वो डायरेक्टली एनेक्स कर ली जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये भी 1857 के वॉर का एक कारण बना था। कंपनी रेयरली लॉन्च करती थी एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, मतलब कि कभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्ट कभी भी वॉर लड़ना नहीं चाहती थी। वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को, अपने एनेक्सेशन को बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उसे ये बातें पता थी कि अगर हम डायरेक्ट वॉर लड़ के किसी इंडियन स्टेट को जीतने जाएंगे तो उसमें मेरा भी ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। तो वो अपने जो खर्चे हैं उसको कम से कम करना चाहती थी वॉर पर। अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी तभी वो वॉर लड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर नहीं लड़ती थी। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद कंपनी अपॉइंट करेगी अपने एक रेसिडेंस को एक इंडियन स्टेट में, और रेसिडेंट को अपॉइंट करने का कारण ये होगा कि केवल रेसिडेंट का ये जॉब होगा कि कॉमर्शियल पर्पस से कंपनी के प्रॉफिट के बारे में नवाब के यहाँ क्या सोचा जा रहा है। उसके अलावे जो रेसिडेंट्स थे, यानी कि कंपनी के ऑफिसर्स ही थे जो कि इंटरफेयर करते थे इंडियन स्टेट में, इंडियन के इंटरनल अफेयर्स में। यानी कि रेसिडेंट्स का काम यही रहता था कि वो इंटरफेयर करें इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट में, और ये भी कोशिश करते थे डिसाइड करने के कि कौन सक्सेसर होगा और गद्दी पर बैठेगा और किन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिए जाएंगे। कभी कभी तो कंपनी जो है फोर्स करती थी स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लेके आया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कि जब ये सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया, इसमें ये बोला गया कि कोई भी इंडियन रूलर जो है खुद का इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं रखेगा, बल्कि इंडियन स्टेट्स को कंपनी के द्वारा आर्म फोर्सेस दिए जाएंगी और उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, और इसके बदले में कंपनी को इंडियन स्टेट द्वारा पैसे पे करने पड़ेंगे। और ये पैसे जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते थे फ्रेंड्स, तो ये अमाउंट जो है इंडियन स्टेट जो है कंपनी को पे नहीं कर पाती थी, और बदले में कंपनी जो है उसके कुछ पार्ट्स को, यानी कि जो इंडियन स्टेट होता था जो इस अमाउंट को पे नहीं कर पाता था, उसके कुछ पार्ट्स को या फिर पूरे पार्ट को वो एनेक्स कर लेती थी इंडियन कंपनी, सॉरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स के अंतर्गत ये लोग जो हैं अपने एनेक्सेशन को धीरे धीरे और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इस सब्सिडरी अलायंस का एग्जांपल है फ्रेंड्स नवाब ऑफ अवध, जिसे फोर्स किया गया था
हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801, यानी कि 1801 में अवध के नवाब को आधी अपनी टेरिटरी जो है सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत देनी पड़ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब वो फेल हो गया पेमेंट करने में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस जो इंडियन स्टेट में रहते थे, उसका सालाना एक पेमेंट बनता था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, तो ये पेमेंट जो है, जब अवध के नवाब जो है पे करने में सक्षम नहीं रहेंगे या फेल हो जाएंगे, तो इसके बदले में आधी टेरिटरी जो है अंग्रेज इनसे ले लेंगे। और हैदराबाद आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड, और हैदराबाद को भी इसी ग्राउंड पर हथिया लिया जाएगा कंपनी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर में पार्ट 3 के साथ। ओके, थैंक यू।